नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता सिंघल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र। आज मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, उस टॉपिक का शीर्षक है निदर्शन पद्धति के प्रकार, असंभाविता, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। और पूर्व के चैप्टर में मैंने आपको निदर्शन के प्रकार में संभाविता रैंडम सैंपलिंग के बारे में बताया था। आज मैं आपको नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के बारे में इस चैप्टर में पढ़ाऊंगी। उससे पूर्व निदर्शन पद्धति क्या है उसके बारे में संक्षिप्त से विवेचना करूंगी। समग्र में से कुछ इकाइयों को अध्ययन हेतु प्रतिनिधि के रूप में चुनना निदर्शन कहलाता है। निदर्शन का प्रयोग अति प्राचीन काल से होता रहा है। दैनिक जीवन में भी हम निदर्शन विधि का प्रयोग खूब करते हैं। गृहिणियां चावल पके हैं या नहीं यह जानने के लिए कुछ चावलों का परीक्षण करके देखती है। इसी प्रकार बाजार से गेहूं, चावल एवं दाल आदि खरीदते समय बोरियों में से मुट्ठी भर दाने लेकर उनकी जांच कर लेते हैं, अथवा आम खरीदते समय टोकरों में से 1-2 आम चखकर सभी आमों के बारे में निर्णय लेते हैं। केवल एक बूंद रक्त की परीक्षा कर डॉक्टर रोगी के रक्त के बारे में निष्कर्ष निकाल लेता है। व्यापारी लोग गुड़, शक्कर, मिर्च, धनिया, रुई, कपड़ा एवं हजारों चीजों की परख के लिए ढेर में से कुछ नमूना लेकर निष्कर्ष निकालते हैं और इस निष्कर्ष को सारे ढेर पर लागू करते हैं। इस प्रकार निदर्शन का प्रयोग दैनिक जीवन में आम आदमी द्वारा व्यापक रूप से किया जाता है। स्टीफन का मत है कि नियमित जनगणनाओं का आयोजन करने से पूर्व सदैव ही निदर्शन का प्रयोग किया जाता रहा है। सन 1900 से पूर्व सामाजिक अनुसंधान में निदर्शन का प्रयोग बहुत ही कम हुआ है। बाउले ने लंदन में सर्वप्रथम घरों का अध्ययन करने के लिए डेव निदर्शन विधि का प्रयोग किया। आज तो अनुसंधान एवं सर्वेक्षण में निदर्शन विधि का प्रयोग एक आवश्यक चरण बन गया है। निदर्शन की परिभाषा एवं अर्थ, मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ सैंपलिंग। गुडे व हॉट ने लिखा है कि जैसा एक निदर्शन जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है, एक विस्तृत समूह का लघुत्तर प्रतिनिधि। पी.वी. यंग के अनुसार एक सांख्यिकी निदर्शन संपूर्ण समूह अथवा योग का एक लघुकृत आकार का चित्र है जिससे कि निदर्शन लिया गया है। वोगाडस के अनुसार निदर्शन एक पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार इकाइयों के एक समूह में निश्चित प्रतिशत का चयन है। सिम्पसन व काफ्का के अनुसार एक निदर्शन समग्र का वह अंश है जिसका चयन हम अनुसंधान के उद्देश्य के लिए करते हैं। सन पायो यंग के अनुसार एक सांख्यिकी निदर्शन संपूर्ण समूह का प्रतिनिधिक अंश है। उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि निदर्शन बहुत बड़े समूह का एक छोटा प्रतिनिधि होता है जिसमें समूह के समस्त लक्षण विद्यमान होते हैं। प्रतिनिधि इकाइयों के अध्ययन के द्वारा प्राप्त निष्कर्षों को समस्त, समग्र अथवा समूह पर लागू किया जाता है। निदर्शन के प्रकार, जैसे निदर्शन के 2 प्रकार बताए थे, संभाविता निदर्शन और असंभाविता निदर्शन। संभाविता निदर्शन या देव निदर्शन के बारे में मैंने पूर्व के अध्याय में आपको अवगत करा दिया था। अब मैं आपको असंभाविता निदर्शन, अप्रायिकता निदर्शन, इसके बारे में बताऊंगी कि यह निदर्शन क्या होता है। असंभाविता निदर्शन, असंभाविता जिसमें असंभाविता निदर्शन संभावना निदर्शन के विपरीत होता है। इसमें संभावना एवं संयोग का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए ही इसे असंभाविता निदर्शन कहते हैं। इसमें निदर्शन की इकाइयों का चयन अनुसंधानकर्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। इसमें न तो प्रत्येक इकाई के निदर्शन में सम्मिलित होने का, ना ही उसके चुने जाने की संभावना रहती है। इसमें तो अध्ययनकर्ता उन इकाइयों का चुनाव करता है जो अध्ययनकर्ता के विषय या समस्या, उद्देश्यों एवं सुविधा के अनुरूप हो। इसके प्रमुख प्रकारों में सविचार निदर्शन, सुविधापूर्ण निदर्शन, स्वयं चयनित निदर्शन या निर्दिष्टांश या अभ्यंश निदर्शन आदि प्रमुख है। उद्देश्यपूर्ण या सविचार निदर्शन, पर्पज सैंपलिंग मेथड। बच्चों, ये प्रश्न आपसे परीक्षा की दृष्टि से 50 शब्दों में पूछा जा सकता है। जब अनुसंधानकर्ता जानबूझकर किसी विशिष्ट उद्देश्य से समग्र में अध्ययन हेतु कुछ इकाइयों का चुनाव करता है तो उसे उद्देश्यपूर्ण या सविचार निदर्शन कहते हैं।
इस प्रकार के चुनाव में चुनने वाले की इच्छा, उसका निर्णय और उद्देश्य ही प्रधान होता है। आकस्मिकता पर कुछ भी नहीं छोड़ा जाता है। इस विधि का मुख्य आधार है कि अनुसंधानकर्ता पहले से ही समग्र की इकाइयों के बारे में जानकारी रखता है। एल्डोफ जेनसन के शब्दों में सविचार निदर्शन से तात्पर्य इकाइयों के समूह को इस प्रकार चुनने से है कि चुने हुए वर्ग मिलकर जहां तक हो सके वही औसत या अनुपात प्रदान करे जो कि समग्र में है। यहूदा तथा कुक के शब्दों में उद्देश्यपूर्ण निदर्शन के पीछे यह आधारभूत मान्यता होती है कि उचित निर्णय एवं उपयुक्त कुशलता के साथ व्यक्ति निदर्शन में सम्मिलित करने हेतु उन मामलों को चुन सकता है तथा इस प्रकार ऐसे निदर्शनों का विकास कर सकता है जो उसकी आवश्यकताओं के अनुसार संतोषजनक है। इस प्रकार सविचार या उद्देश्यपूर्ण निदर्शन में अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्हीं इकाइयों का चयन करता है जो क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार सविचार निदर्शन वह होता है जिसमें से अनुसंधानकर्ता जानबूझकर किसी विशिष्ट उद्देश्य से समग्र में से अध्ययन हेतु कुछ इकाइयों का चुनाव करता है और इसमें इस प्रकार के चुनाव में चुनने वाले की इच्छा, उसका निर्णय और उद्देश्य ही प्रधान होता है और आकस्मिकता पर भी कुछ नहीं छोड़ा जाता है। सविचार निदर्शन की विशेषताएं या लक्षण। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्पज सैंपलिंग। इसमें अनुसंधानकर्ता समग्र की प्रकृति, गुणों तथा इकाइयों की विशिष्टताओं से पूर्व परिचित होता है। अतः वह यह जानता है कि किन इकाइयों को चुनना अध्ययन की दृष्टि से लाभप्रद रहेगा। सविचार निदर्शन में निदर्शनों का चुनाव इस तरह से किया जाता है कि वे अध्ययन के उद्देश्यों की पूर्ति करें। इस प्रकार के निदर्शन में चूंकि अनुसंधानकर्ता अपनी इच्छा अनुसार निदर्शनों का चुनाव करता है, अतः पक्षपात की संभावना अधिक रहती है। सविचार निदर्शन के गुण। यह अध्ययन पद्धति कम खर्चीली है क्योंकि इसमें निदर्शन का आकार बहुत छोटा होता है। इस विधि में निदर्शन का आकार बहुत छोटा किंतु अपेक्षाकृत अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण होता है। इस विधि में ऐसे अनुसंधान में विशेष उपयोगी होते हैं जिसमें समग्र की कुछ इकाइयों को चुना जाना विशेष रूप से उपयोगी होता है। उदाहरण के लिए यदि हम भारत में लोहा और इस्पात उद्योग का सर्वेक्षण करना चाहते हैं तो हमें टाटा लोहा इस्पात कंपनी का अवश्य अध्ययन करना होगा। यदि इसके स्थान पर हम ब्रेन निदर्शन विधि को अपनाते हैं तो टाटा कंपनी का चुनाव भी हो सकता है और नहीं भी। यह विधि पूर्वगामी अध्ययनों में विशेष लाभदायक है। सविचार निदर्शन के दोष। डिमेरिट्स ऑफ पर्पज सैंपलिंग। सविचार निदर्शन में जहाँ कहीं गुण है वह दोषों से मुक्त नहीं है। पार्टिन लिखते हैं कि समस्त सांख्यक को सविचार निदर्शन के पक्ष में एक शब्द भी नहीं कहना है। नेमैन ने इस विधि को बेकार कहा है और इस प्रणाली के निम्नांकित दोषों का उल्लेख किया है। इस विधि में अध्ययनकर्ता को समग्र का पहले से ज्ञान होना चाहिए जो कि सदैव संभव नहीं होता है। इसमें इकाइयों के चुनाव में पक्षपात आने की पूरी संभावना बनी रहती है, अतः परिणाम अवैज्ञानिक और अशुद्ध हो जाते हैं। निदर्शन की अशुद्धता का पता लगाने की मान्यता प्रचलित है, उनमें से एक भी इस विधि में नहीं पाई जाती है। इस प्रणाली द्वारा निष्कर्षों की परिशुद्धता की मात्रा बहुत कम होती है। इसमें इकाइयों के चुनाव में न्यायपूर्ण निर्णय की अपेक्षा व्यक्तिगत सुझाव का अधिक महत्व होता है। इसके आधार पर संपूर्ण समग्र की विशेषताओं को नहीं समझा जाता है। इस प्रकार से विचार निदर्शन में उपदोष पाए जाते हैं। सेकंड निदर्शन है सुविधापूर्ण निदर्शन। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि निदर्शन का चुनाव अध्ययनकर्ता की सुविधा अनुसार किया जाता है। अनुसंधानकर्ता निदर्शन का चुनाव करने से पूर्व समग्र धन, श्रम, इकाइयों से संपर्क करने की सुविधा, स्रोत सूची की उपलब्धता आदि बातों को ध्यान में रखता है। इसे अनियमित, आकस्मिक, अवसरवादी या लापरवाहीपूर्ण निदर्शन भी कहते हैं। इस विधि में अवैज्ञानिक एवं पक्षपात होते हुए भी कई बार अध्ययन हेतु इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब समग्र पूर्ण स्पष्ट न हो
निदर्शन की इकाइयाँ स्पष्ट ना हो, जब स्रोत सूची अप्राप्त हो, यह विधि सरल, कम खर्च वाली, गहन अध्ययन और यथार्थ निदर्शन की संभावना के गुण से युक्त है। स्वयं चयनित निदर्शन, सेल्फ सेलेक्टेड सैंपलिंग। कई बार निदर्शन का चुनाव नहीं किया जाता, वरन संबंधित व्यक्ति स्वयं ही निदर्शन में सम्मिलित होने का प्रस्ताव करता है, इसलिए ही इसे स्वयं चयनित निदर्शन कहते हैं। उदाहरण के लिए, कोई साबुन कंपनी यह जानना चाहती है कि उसके साबुन को कितने लोगों ने पसंद किया है, तो रेडियो, टेलीविजन एवं समाचार पत्रों द्वारा इसकी घोषणा करवा दी जाती है कि लोग अमुक साबुन के बारे में अपनी राय अमुक पते पर भेजें। कई बार समाचार पत्रों में प्रश्नावली प्रकाशित करा दी जाती है, जिसे इच्छुक व्यक्ति भरकर संबंधित संस्था एवं व्यक्ति को भेज देते हैं। निर्दिष्टांश या अभ्यास निदर्शन, क्वार्टो सैंपलिंग। यह वर्गीकृत निदर्शन का ही एक रूप है। इसमें सर्वप्रथम समग्र को कई वर्गों में विभाजित किया जाता है, फिर प्रत्येक वर्ग में से चुनी जाने वाली इकाइयों की संख्या तय कर ली जाती है। इस निश्चित संख्या को निर्दिष्टांश कहते हैं। इसके बाद अनुसंधानकर्ता प्रत्येक वर्ग में से निर्धारित मात्रा में से अपनी इच्छानुसार इकाइयों का चुनाव करता है। चौथे वर्ग के अनुसार निर्दिष्टांश निदर्शन का प्राथमिक लक्ष्य ऐसे निदर्शन का चयन करना है जो ऐसे समग्र का लघु रूप है जिसका सामान्यीकरण किया है, अतः इसे समग्र का प्रतिनिधित्व करने वाला कहा गया है। उदाहरण के लिए, एक महाविद्यालय के छात्रों को इस विधि से अध्ययन करने के लिए पहले सभी छात्रों को कला, विज्ञान, वाणिज्य में विभाजित करेंगे। उसके बाद प्रत्येक संख्या से 50-50 छात्रों का चयन अध्ययनकर्ता अपनी इच्छानुसार कर लेता है। चूँकि इस विधि में अध्ययनकर्ता को इकाइयों की चुनाव की स्वतंत्रता होती है, अतः चुनाव में पक्षपात की संभावना बनी रहती है। उक्त संदर्भ में फ्रैंकर्ट्स ने लिखा है कि इस विधि में पक्षपात की हर समय संभावना बनी रहती है, अतः उन अनुसंधानों में जिनमें पूर्णतः पक्षपात के निष्कर्षों की अपेक्षा की जाती है, निर्दिष्टांश विधि को अनुसंधान की एक उपयोगी विधि के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। मॉजर कहते हैं, यह विधि देखने में सरल है, किंतु अध्ययनकर्ताओं पर कठोर नियंत्रण लागू करती है। फिर भी यह विधि धन एवं समय की दृष्टि से कम खर्चीली है। निर्दिष्टांश अभ्यास के चरण की उसमें क्या क्या स्टेप होते हैं। अध्ययन किए जाने वाली सामग्री में को पहले कुछ विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। फिर सेकंड स्टेप है समग्र की ज्ञात मान या अनुमानित रचना के अनुपात का निर्धारण किया जाता है। थर्ड स्टेप है उत्तरदाताओं के अभ्यास का निर्धारण किया जाता है। फोर्थ स्टेप है अभ्यास में से दिए गए आधारों पर स्वेच्छा से इकाइयों का चयन कर उनका अध्ययन किया जाता है। निर्दिष्टांश निदर्शन के गुण, इससे आर्थिक बचत होती है, इकाइयों का प्रशासन सरल होता है, क्षेत्रीय कार्य की गति तेज होती है, अभ्यास के लिए निदर्शन के ढांचे की आवश्यकता नहीं होती है। निर्दिष्टांश निदर्शन की सीमाएं, इसमें समग्र की सभी विशेषताओं का समानुपातिक अभ्यास तय नहीं हो सकता। अध्ययनकर्ता अपनी सुविधा से इकाइयों का चुनाव करता है, अतः यह अवैज्ञानिक है। इसमें समग्र का वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता, त्रुटियों की गणना संभव नहीं हो पाती, इसमें अभ्यास निदर्शन पर उचित रूप से नियंत्रण नहीं हो पाता है। अब है संभाविता एवं असंभाविता निदर्शन में अंतर, डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। उनमें निम्न अंतर पाया जाता है। आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि संभाविता निदर्शन और असंभाविता निदर्शन में अंतर या भेद समझाइए। पहला है संभाविता या देव निदर्शन। संभाविता निदर्शन की सभी विधियों में निदर्शन चुनाव के समय समग्र की प्रत्येक इकाई को निदर्शन में आने का समान अवसर मिलता है तथा सभी इकाइयों के निदर्शन में सम्मिलित होने की गणना की जा सकती है। जबकि असंभाविता निदर्शन में चूंकि सभी इकाइयों को निदर्शन में सम्मिलित होने का अवसर नहीं मिलता, अतः किसी इकाई के निदर्शन में सम्मिलित होने की संभावना क्या है, इसकी गणना का प्रश्न नहीं उठता है। संभाविता निदर्शन में चुनी गई इकाइयाँ विश्वसनीय मानी जा सकती है यदि एक ही अनुसंधानकर्ता एक से अधिक बार उसी समग्र में से निदर्शन निकाल ले या अलग अलग अनुसंधानकर्ता उसी समग्र में से निदर्शन का चुनाव करे तो वे सभी निदर्शन लगभग एक समान होते हैं, अर्थात उनमें कोई सार्थक अंतर नहीं होता।
इसके विपरीत असंभावित निदर्शन द्वारा इस तरह विश्वसनीयता प्राप्त नहीं की जा सकती, क्योंकि इकाइयों का चयन मूलतः अनुसंधानकर्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। जैसे सहविचार निदर्शन में अनुसंधानकर्ता निदर्शन की इकाइयों का चयन अपनी मर्जी से करता है, तो स्वयं चयनित निदर्शन में इकाइयां अपनी इच्छा से अध्ययन में सम्मिलित होती है। संभावित निदर्शन द्वारा चुनी गई इकाइयां समग्र का प्रतिनिधित्व मानी जाती है, अर्थात इन इकाइयों की तुलना शेष समग्र से की जाए तो हम पाएंगे कि दोनों वर्गों में कोई सार्थक अंतर नहीं होता। इसी कारण ऐसे निदर्शन के आधार को जो परिणाम प्राप्त किए जाते हैं वो समग्र पर लागू किए जा सकते हैं, जबकि असंभावित निदर्शन से प्राप्त परिणाम उस निदर्शन तक ही सही होते हैं, उन्हें समग्र पर लागू नहीं किया जा सकता। चूँकि संभावित निदर्शन अनुसंधानकर्ता की इच्छा से पूर्णतः परे होते हैं, अतः ऐसे सामाजिक अनुसंधान जिनका संबंध सिद्धांतों के निर्माण, सिद्धांतों के पुनर्परीक्षण, उपकल्पनाओं के परीक्षण आदि से होता है, वे संभावित निदर्शन का उपयोग किया जाता है। किसी भी दशा में इस प्रकार के अध्ययनों में असंभावित निदर्शन का उपयोग नहीं किया जा सकता है। संभावित निदर्शन में इकाइयों का चुनाव निष्पक्षता से होता है, अतः यह वैज्ञानिक है, जबकि असंभावित निदर्शन में इकाइयों के चुनाव में पक्षपात की पूरी संभावना होने से यह वैज्ञानिक नहीं है। संभावित निदर्शन में महत्वपूर्ण इकाइयों का निदर्शन में चुनाव होगा ही, यह नहीं कहा जा सकता, वे छूट भी हो सकती है, जबकि असंभावित निदर्शन में महत्वपूर्ण इकाइयों को निदर्शन में आवश्यक रूप से सम्मिलित किया जाता है। संभावित निदर्शन में विकल्प की संभावना नहीं होती है, विकल्प के लिए इकाइयों में परिवर्तन करना होता है। ऐसी स्थिति में संभावित निदर्शन अवैज्ञानिक और पक्षपातपूर्ण हो जाता है, जबकि असंभावित निदर्शन में विकल्प का चयन एवं प्रतिस्थापन अपेक्षाकृत सरल होता है। इस प्रकार संभावितता और असंभावितता में अंतर पाया जाता है। ये प्रश्न है बच्चों आपको असाइनमेंट के रूप में करने हैं तैयार, जिसमें निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सुविधाजनक निदर्शन, निर्दिष्टांश निदर्शन, उद्देश्यपूर्ण निदर्शन, संभावितता व असंभावितता निदर्शन में अंतर बताइए। ये आपको असाइनमेंट के रूप में इन प्रश्नों को तैयार करना है।